तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 358 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे वांगलिन पूल्स में जाकर डुबकी लगाकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है। लगभग 1.5 साल बीत चुके होते हैं। अभी दिखाया जाता है कि वो दोनों मास्टर और टीचर मिलकर माउंट गुडाओ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ग्रेट एम्परर मौजूद थे जिनका नाम गुडाओ होता है। और ये असल में एक होली माउंटेन और होली लैंड की तरह देखा जाता है, जो कि उसी ग्रैंड एम्परर गुडाओ की वजह से होता है। अब इसके सामने तो वांगलिन के टीचर जियो लुओ को भी झुकना पड़ता है। वहाँ पर टेलीपोर्ट करके फ्लाई करके नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग चल कर जाते हैं। जिसके बाद वो उसी माउंटेन के बॉटम पे आ जाते हैं और जियो लुओ वांगलिन से कहता है कि अगर यहाँ पे ग्रैंड एम्परर तुम्हें देखना चाहते हैं तो याद रखना तुम्हें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। मुझसे भी ज़्यादा सीनियर है, यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर को भी उनके सामने वो करना पड़ता है। तो वांगलिन कहता है टीचर चिंता मत करिए, डिस्पल सब चीज़ समझता है। यहाँ पे जुआन और वांगलिन से सारी चीज़ें बताने लगता है कि ग्रैंड एम्परर गुडाओ ऐसे हैं जो कि एंशिएंट एंसेस्टर के एरा से आया करते हैं और वो हमारे एंशिएंट क्लैंस के गार्डियन भी होते हैं। अगर वो ना होते तो मुझे डर है कि एंशिएंट क्लैन कब का सेलेस्टियल क्लैन के द्वारा तबाह कर दिया जाता और अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करता। जिसके बाद वालिन भी कहता है कि आपका डिस्पल भी जब सेलेस्टियल क्लैन में था तो उसने भी ग्रैंड एम्परर गुडाओ के बारे में सुन रखा है। मैंने सुना है कि उनकी जो पावर है वो सेलेस्टियल एम्परर से भी ज़्यादा है, जिन्होंने कई सारे मल्टीपल ग्रैंड एम्परर्स तक को मार रखा है। जिसके सुनकर जीवान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं जानता कि उनकी जो कल्टीवेशन है वो किस लेवल की है, इसलिए मैं भी उनके सामने इतना सम्मान रहता हूँ। अब जीवान वो वांगलिन को सारी चीज़ें बताने लगता है कि कैसे उसे संभाल कर रहना चाहिए। वांगलिन को अभी 10 ड्रॉप ऑफ सोल ब्लड मिल चुकी थी, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दे। अगर वो तुम्हें समन करें तो याद रखना तुम्हें उनके सामने अच्छे से पेश आना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसको समझा देते हैं। जिसके बाद वांगलिन अपने टीचर को फॉलो करते हुए उसी माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे वांगलिन देखता और कहता है कि मुझे तो यहाँ पे कोई भी एंशिएंट क्लैन की बिलोंगिंग का महसूस नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ पे टीचर जुआन लुओ की वजह से आया हूँ ताकि मैं उनके एंशिएंट डॉग को प्रोटेक्ट कर सकूँ। जिसके साथ वो उसी टावर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे टावर पे टोटल 9 लेयर्स मौजूद होते हैं, जिसपे 4 ह्यूज पिलर्स जो कि चेन से बंधे हुए होते हैं वो लगे होते हैं। जिसके ऊपर उसके नीचे पावरफुल 4 कल्टीवेटर्स बैठे हुए होते हैं और कह सकते हो कि उनके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। वो मिडिल एज के बंदे थे और सभी ने रॉब को पहना हुआ था। वहाँ पे वांगलिन आ गया था, फिर भी वो लोग अपनी आंखों को खोलकर वांगलिन पर ध्यान नहीं देते। जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगता और दिखाया जाता है कि उसी के साथ ही वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से अंदर से बंदा निकलते हुए कहता है, जो कहता है लॉर्ड गू आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी के फिलहाल वो मेंटर जर्नी में है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जियो लुओ कहता है कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करेंगे। तो वो यंग मैन वहाँ पे वांगलिन को देखता है और फिर से अंदर चला जाता है। टाइम पास होता है और 3 दिन बीत जाता है। हमें पता चलता है कि 3 दिनों तक वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। जियो लुओ तो इंतजार कर लेता है, लेकिन वांगलिन के लिए 3 दिन गेट के सामने खिसिल के लिए इंतजार करना ये उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। मानो उसके लिए 300 साल बीत चुके होते हैं। और साथ में बताया जाता है कि इन 3 दिनों में वहाँ पे कंटिन्यूसली बेल रिंग हो रही होती, जिसकी वजह से वांगलिन के माइंड के कल्टीवेशन पे असर पड़ रहा था। मान लो उसके सोल को सप्रेस किया जा रहा था, उसके एसेंस को मेल्ट डाउन किया जा रहा होता है। समझ लो तो कह सकते हो कि वो जो बेल रिंग हो रही होती हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही होती, जिसकी कोई और नहीं वही ग्रैंड एम्परर गुडाओ ही कर रहे होते हैं। अब जुआन लुओ तो कामली खड़ा होता है, लेकिन वो भी देख पा रहा था कि कैसे वो ग्रैंड एम्परर गुडाओ उससे नाराज है, मतलब किसी चीज़ से नाराज है, इसलिए वो अभी बाहर इंतजार करवा रहे होते हैं। और जबकि उन्होंने वांगलिन को बिना पूछे ही यहाँ पर लाया होता है, इसी कारण वो यहाँ पे और भी नाराज हो चुके होते हैं और यहाँ पर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वांगलिन वहाँ पे खड़ा था और साउंड वेव्स की वजह से उसकी माइंड बहुत ही जहाँ ऊपर नीचे हो रही होती है, उसकी कल्टीवेशन भी सप्रेस हो रही होती, मानो उसकी मेमोरीज को मिटाया जा रहा होता है। और वांगलिन की आंखों से खून निकलने लगता, मतलब वो बहुत ही गुस्सा होता है, वो स्टार कर रहा होता है। और दिखाया जाता है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा होता है उसे और भी गुस्सा आने लगता है और जियो लुओ को भी बहुत ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हो ना हो यहाँ पे कुछ भी वांगलिन उसका एक लौता डिस्पल है। आके इसके टीचर जिसके सामने वो
झुकते हैं वो भी आके उसके डिस्पल्स के सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जूल वो उसकी तरफ देखने लगता है, उसको बचाने की कोशिश करने लगता है और दिखाया जाता है कि वो उसको रेसिस्ट करने में मदद करता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून भी निकल चुका होता है उस बेल की वजह से। और वहाँ पे हमें पता चलता है उसी के टेम्पल के अंदर से आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम्हारी सेलेस्टियल कल्टीवेशन के हिसाब से हम तुम्हारे एसेंस को इरेज करें, तुम्हारे पास्ट की मेमोरीज को भुलाना होगा ताकि तुम अपने ब्लड लाइन को इनहेरिट कर सको, क्योंकि यहाँ पे तभी तुम्हें एंशिएंट डाओ का टाइटल और ग्रैंड एम्पायर कल्टीवेशन लेवल मिल सकते हैं। लेकिन वॉनिस वहाँ पे खड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, अपने कल्टीवेशन लेवल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण अपने एंशिएंट पावर की वजह से वो पीक ऑफ द कल्टीवेशन में चला जाता है। और यहाँ पे वार्निंग चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास कोई भी सेलेस्टियल क्लैन की कल्टीवेशन नहीं है, मैंने ये सभी अपने खुद के बलबूते पे लाया है जो कि मैंने अपने 3000 ईयर्स की लाइफ में जमा की है। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम इसे मिटा सको। अब यहाँ पे वो जो होते हैं गूडाओ, वो वहाँ पे सेलेस्टियल क्लैंस को उनको लगता है कि ये वार्निंग के पास सेलेस्टियल क्लैन की कल्टीवेशन वहाँ पे आके कल्टीवेट किया है, तो वो उसको मिटाने की कोशिश करते, उसकी यादों को मिटाने की कोशिश करते। लेकिन वार्निंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर क्या था कि तुम्हारे पास ये अधिकार कैसे है कि तुम मेरे उस चीज को मिटा सको, मेरे वो हर एक मेमोरीज को मैंने ये जैसे मैंने उन सबको अपनी मेहनत से पाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे 3000 ईयर्स के ऑब्टेन की हुए स्ट्रेंथ को तुम मिटा सको। ये मेरे एसेंस है जिसे कि मैंने स्टार से किया है, आखिरकार तुम कैसे कर सकते हो। अभी ये देखकर वहाँ पे वो गूडा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने वेव्स को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो 19 स्टेप पीछे जा जाता है। लेकिन वॉर्निंग फिर भी नहीं रुकता, उसे कहने लगता है कि ये मेरी मेमोरीज, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेरे कल्टिवेशंस में, एसेंस में, ब्लड लाइन्स में, ग्रैंड एम्प्रेस की पावर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता इसे छीनने का। फिर से उसके मुँह से खून आता है और 18 कदम फिर से वो पीछे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से दिखाया जाता है वो अपने पावर्स को रिलीज करता है ताकि वो उसको रेजिस्ट कर सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है ग्रैंड एम्परर गूडाओ को, जो कि अंदर से ही कहते हैं कि माउंट गूडाओ के अंदर टोटल 999 स्टेप्स है, अगर तुम्हारे डिस्पल्स ने 300 स्टेप्स को पास कर लिया तो जो भी उसने इस तरह से धिक्कार से, इस तरह गुस्से से, इस तरह से मुझे डिसरिस्पेक्ट दिखाई है, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। और ये देखकर जूल वो भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस हो जाता, परेशान हो जाता और कहने लगता है कि देखिए ऐसा मत करिए। लेकिन वो वॉइस फिर से कहती है कि मैं तुम्हारे डिस्पल को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला जब तक कि वो हमारे सीढ़ियों के ऊपर के 300 स्टेप्स को पास न कर ले, वरना यहाँ पे उसे यहीं पे छोड़कर तुम्हें जाना होगा। मतलब यहाँ पे अगर रह जाएगा तो पता नहीं उसके मेमोरीज को, उसके कल्टीवेशन को मिटा दिया जाएगा, फिर से एक नए सिरे से उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब ये जानकर जूलियो के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, मतलब उसे गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अगर उसने पास नहीं किया तो उसे यहीं रहना होगा, जिसके बाद वो वार्निंग के पास चले जाते हैं, जिसके मुँह से अभी भी खून निकल रहा होता है। लेकिन फिर से यहाँ पे जूलियो वार्निंग से कहता है कि वार्निंग अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन को यूज़ करो, तुम्हें 300 स्टेप्स को पास करना होगा, चलो इस ग्रैंड एम्पायर गूडाओ को दिखा दो कि मेरा डिस्पल वर्दी। अब यहाँ पे जूलियो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है गूडाओ पे कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब जूलियो को ऐसा देखकर वार्निंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके टीचर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम दिखा रहे होते, वो यहाँ तक कि गूडाओ से भी लड़ने को तैयार हो चुके होते हैं। जिसके बाद वालिन वहाँ पे उठता है और कहता है कि इस दुनिया में मैं अपनी किस्मत खुद से कंट्रोल करूँगा, चाहे मेरे सामने कितनी ही पावरफुल बंदे क्यों ना आ जाए, मैं वालिन इतनी स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा कि इस गूडाओ को भी रिप्लेस कर दूंगा। और दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है ताकि वो दिखा सके कि उसकी पावर्स क्या है, उसकी औकात कितनी है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक ओल्ड मैन को, जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और साथ में हमें इंपीरियल पैलेस के सीन का भी सीन दिखाया जाता है, मतलब सीन चेंज कर अलग ही इंपीरियल चेहरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसी सोल को मर्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स में, लेकिन वो उन सबको मर्ज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली जाके वो एक वुमेन के अंदर, उस बॉडी के अंदर उस सोल को मर्ज कर दिए होते हैं। अब ये देखकर एंशिएंट डाओ एम्पायर पूछते हैं कि आखिरकार उस वुमेन की सोल आई कहाँ से, आखिर उसका नाम क्या है और वो कौन है। अब उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो सोल कौन सी थी, लेकिन वो बंदा बताता है कि असल में वो एंशिएंट सी से आई है और जिसके बॉडी में वो सोल को इम्प्लांट
किया गया है वो सोंग जी होती। अब सोंग जी को आपको याद नहीं तो वो मैंने पिछले एपिसोड में बता रखा है कि कैसे जब वो प्रिंस से मिलने गया था तो प्रिंस के पास एक वुमेन होती जो कि कोई और नहीं सोंग जी होती है, जिससे कि वॉलिन मिल चुका होता है, उसी के अंदर एक सोल को इम्प्लांट किया गया होता है। जिसके बाद एंशिएंट डाओ एम्परर हंसते हुए कहते कि चलो सोंग जी को पैलेस के अंदर आने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो वुमेन कौन सी है। मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देने वाला हूँ और ये टाइम हमारी ग्रैंड सेरेमनी को होने वाली, जिसके बाद मैं उसे एम्प्रेस बनाने वाला हूँ, मतलब कि यहाँ पे उसको वाइफ बनाने वाला होता है वो एम्परर, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसी पवेलियन के अंदर का सीन को जहाँ पे वही वुमेन होती है। वो वुमेन वहाँ पे जागती है और अभी वो कंफ्यूज होती है और कहती है कि मैं कौन हूँ, आखिरकार मेरा वजूद क्या है। मतलब कि उसके बॉडी के अंदर दूसरे के सोल को इम्प्लांट किया गया था, जिसकी सोल होती है उसे खुद याद नहीं होता कि आखिरकार वो कौन है, आखिरकार उसकी सोल किस में मौजूद है। और उसको अपने से पिछली बात ही याद आ रही होती कि कैसे जब वहाँ पर वो सोई थी, जब नींद में गई थी तो वहाँ पर खुले आसमान में थी, आसमान काला था और चारों तरफ ब्लडी ऑरा मौजूद थी। वहाँ पर एक वुमेन थी और साथ में एक बंदा था जो कि उसके हाथों को पकड़े हुए था और उसके पीछे कई सारे बंदे पड़े हुए थे। वो यहाँ पे याद करने की कोशिश करते लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता, उसे बस याद आ रहा था वो केव जहाँ पर उसकी आखिरी लम्हे बीती थी, जहाँ पर कैसे एक बंदा उसके पास ये कह रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें खोज करूंगा। और वहाँ पे दिखाया जाता कि वो याद करने की कोशिश करने लगती लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं याद आ रहा होता है, उसे सिर्फ ब्लडी फिगर सीन दिख रहे होते हैं। उसे बस यही आवाज़ आती है, यही याद आती है कि चाहे तुम मर भी क्यों न जाए, हेवेंस तुम्हें मारना भी क्यों न चाहे, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। और हमें साथ में एंशिएंट डाओ इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी उठी हुई होती और तभी एक आवाज़ बाहर से आते हुए कहती है कि तुम्हें अपने आप को खुद को याद नहीं होगा। इसी के साथ उसे फिर से वो सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं जो कि उसी कॉफिन की होती जिसमें कि उसे दफन किया गया होता। अभी अच्छे से उसको नहीं याद आ रही होती लेकिन तभी एक और आवाज़ आती है जो कहती है फाइनली तुम उठ चुके हो। और दिखाया जाता है वुमेन्स को जो उसको देख कर कहती मैं हूँ कौन और आखिरकार तुम कौन हो। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी मैन को जो कहता है कि मैं एंशिएंट डाओ एम्परर हूँ, मैं सुप्रीम एग्जिस्टेंस हूँ एंशिएंट डाओ का और तुम्हारा हस्बैंड भी, और तुम्हारा नाम सोंग जी है और तुम अभी हमारे एंशिएंट सी में आई हुई, उसी वहाँ से आई हुई और तुम हमारी एम्प्रेस बनने वाली हूँ। अभी आवाज़ हस्बैंड नाम सुनकर उसके मन में फिर से कुछ न ख्याल आने लगते हैं, उसे किसी की याद आने लगती लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं याद आ रही होती, उसे सिर्फ इंटेंस पेन महसूस हो रहा होता है। जिसके बाद हमें मैन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे से पूछता है कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है। तो वो बंदा कहता है कि देखो असल में इसके साथ हो क्या रहा है, इसके अभी मेमोरीज नहीं आए इसलिए ये याद करने की कोशिश करी, इसलिए अभी ये दर्द में है और अभी कुछ समय टाइम लगेगा इसको अपनी मेमोरीज को रिगेन करने में और अपनी सोल को अपनी बॉडी के साथ पूरी तरीके से फ्यूज करने में। और यहाँ पे ये देखकर वो बंदा कहता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, जिसके कारण वो ओल्ड चला जाता है और बचा आता है तो एम्परर वो वहाँ पे मौजूद होता है और दिख रहा था, कहता है कि मैं नहीं जानता कि पिछली लाइफ में तुम कैसी थी, कौन थी और आखिरकार तुम्हारी सोल किसकी है, लेकिन इस लाइफ में तुम्हें मैं अपना बनाऊंगा। अब भले ही वो वुमेन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होते लेकिन उसके ही अलग ही चार्म्स होते हैं, मतलब जो सोल से अंदर से जो पावर्स निकली है जो चार्मिंग होती है वो उसको भारी होती है और वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना बना के रहूँगा। और यहाँ पर वो भी कहता है कि मैं देखना चाहूँगा कि आखिरकार तुम किसे अपना हस्बैंड कह रही हूँ। वो यहाँ पे इंतजार करता ताकि कि फिलहाल वो अभी यहाँ पे रुक सके ताकि उसे शादी भी करनी है जो कि उसे करने वाला होगा आगे, और यहीं पर तो मेन खेला होने वाला है। अब ये सारी चीज़ें जा ही रही होती किसी के साथ हमें ग्रैंड एम्प्रेस सुन को भी दिखाया जाता है जिसको कि अभी वार्निंग को देख रहा होता है और अभी वार्निंग को 300 स्टेप्स को चलना होगा और यहाँ पे उन 300 स्टेप्स के अंदर उस पर प्रेशर, जैसे कि आपने सोल लैंड में टंगसन को देखा हो, जैसे वो सी टेस्ट कर रहा था तो उस सीढ़ियों पे चलते समय एक प्रेशर पड़ता है, वैसा ही सेम टू सेम अभी यहाँ पे होने वाला है। वार्लिन उन सीढ़ियों पे चलेगा और वहीं पे ग्रैंड एम्परर गूडा अपने प्रेशर को वार्लिन पर रिलीज करेंगे जिसको कि पास करके उसे 300 स्टेप्स को पास करना है। अब इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे तैयार हो जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक ही साथ डजन ऑफ स्टेप्स लेके डायरेक्टली 39 स्टेप पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होती है। वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 42, 57, 69, 83 स्टेप्स को चढ़ जाता है और जैसे 99 स्टेप्स में जाता है 100 स्टेप्स से अपने फुट को रखता है
मानो एकदम से वहाँ पे प्रेशर बढ़ चुकी होती, जिसके कारण उसे आगे चढ़ना भी मुश्किल हो चुका होता है। मान लो यहाँ पे टोटल 999 स्टोन स्टेप्स थे, हमें सीढ़ियों के बारे में बताया जाता है इसके पावर के हिसाब से। और वो गुडाओ कहता है कि हर एक 100 स्टेप्स के बाद मेरी 10% पावर बढ़ जाएगी, मतलब 200 स्टेप्स से उन सब की उसकी 20% पावर 300 पे 30, 400 में 40% होती है। और बताया जाता है कि अभी तक कोई भी ऐसा ग्रैंड एम्पायर नहीं होता जो कि उसके 600 स्टेप्स के विल पावर्स को पार कर पाया था। यहाँ पे बताया जाता है कि हर एक 100 स्टेप्स के बाद वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और ऐसे ही वानी जैसे 100 स्टेप्स पे रखा होता है उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेशर की, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। लेकिन क्या आखिरकार वानी ऐसे कैसे हार सकता था, वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, अपने फुट को 99 पे रखता है, मतलब फिर से एक कदम पीछे रखता है, जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि वो उस 100 स्टेप्स को पास करके ऊपर बढ़ने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जूनियो को, जो कहता है कि उसे मैंने यहाँ पे बुलाया था, आज मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसी के साथ हमें ब्लडी फिगर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अगर तुम्हारा स्टूडेंट 200 स्टेप्स को भी पास नहीं कर पाया तो जूलियो तुम अपनी डिस्पल्स को यहीं छोड़ देना। जिसके बाद दिखाया जाता है वानी आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ 116 स्टेप पे आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वानी आखिर कितने स्टेप्स को पास कर पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।